वेलकम टू खारुताई चैनल। हम 11th अकाउंट्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वन एंड द सेम है क्या? नहीं, हमने इसके डिफरेंसेस भी पढ़े थे। हमने ये सारा प्रोसेस देखा है, बुक्स कैसे बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर क्लासीफाई करते हैं लेजर में, फिर इसके बाद समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और इसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर। और इसको हम एनालाइज करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब एनालिसिस करते हैं। तो बुक कीपिंग मतलब क्या? जो रिकॉर्ड और क्लासीफाई करते हैं ये बुक्स में, जर्नल और लेजर में, तो ये पार्ट है बुक कीपिंग का। दिस इज बुक कीपिंग जो जूनियर अकाउंटेंट्स करते हैं, बराबर। तो सीनियर अकाउंटेंट क्या करते हैं? सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट को भी गाइड करते हैं, मतलब बुक कीपिंग पे भी ध्यान रखते हैं और उसके अलावा समराइज और एनालाइज भी करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। तो वी कैन से बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आता ही है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। छोटा बिगिनिंग पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, प्राइमरी स्टेज है जो जूनियर अकाउंटेंट करते हैं। और अकाउंटिंग बुक कीपिंग के साथ साथ समराइजिंग एनालाइजिंग भी होता है जो सीनियर अकाउंटेंट करते हैं, उसको हम सेकेंडरी स्टेज कह सकते हैं। ओके, सो आंसर इज फॉल्स। दे आर नॉट वन एंड द सेम। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड। हमने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में देखा था, हमें जब प्रॉफिट्स या इनकम एंटिसिपेट करते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, तब हम इनकम नहीं रिकॉर्ड करते। हम जब वो कंफर्म होते तभी रिकॉर्ड करते, बराबर। सो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट्स होने की, इनकम होने की, तो एज अ सेफ साइड हम इनकम्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते। सो दिस इज इनकम। लेकिन एक्सपेंस को या लॉसेस को ऐसे लग भी रहा है कि पॉसिबल हो सकता है, तो हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, पॉसिबिलिटी हो तो भी, चांसेस हो तो भी। तो ये क्यों करते हैं कि बिना वजह हम प्रॉफिट को बढ़ा के नहीं दिखाना चाहते, लोअर साइड में दिखाना चाहते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड। तो ये प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म एंड द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमने देखा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, बराबर। हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसे हो सकता है कि मोर देन वन डेबिट हो, मोर देन वन क्रेडिट हो, लेकिन उसकी टोटल हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए उसके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी बेस पे हमारी अकाउंटिंग के सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, इसीलिए हमारे बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। सो द आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन 4, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट ये बिजनेस का एसेट है? बिजनेस में दो अकाउंट्स हो सकते हैं, एक बैंक का करंट अकाउंट और बैंक का ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो इसमें का डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही है क्या? नहीं। जो बैंक में करंट अकाउंट होता है उसमें हमने अपना पैसा डाला होता है। सो बैंक इज अ डेटर फॉर अस। उन्होंने टेम्पररी अपना पैसा रखा है, हमें चाहिए तब वो पैसा हमको मिलेगा। सो हमेशा बैंक का डेबिट बैलेंस आपको मिलेगा, बराबर। लेकिन बैंक ओडी क्या है? बैंक ओडी कैसा है? अपने पास पैसे नहीं है तो हम तो भी पैसे निकाल सकते हैं, तो एक काइंड ऑफ टेम्पररी लोन हो गया, बराबर। तो लोन है मतलब पैसा अपना नहीं है। बैंक वाले हम लोग को टेम्पररी लोन दे रहे हैं, छोटा लोन दे रहे हैं, इसलिए ये बैंक क्रेडिटर हो गए ना, गिवर ऑफ बेनिफिट है तो क्रेडिटर हो गए। और ये लोन है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सो दिस इज अ लायबिलिटी एंड नॉट एन एसेट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज a liability, not an asset. So the statement is
false. Next question. Solvent person is a person whose assets are more than his liabilities. अभी assets और liabilities कहाँ से मिलेंगे? बैलेंस शीट में से मिलेगा, बराबर. बिजनेस है और बिजनेस के assets और liabilities हम लोग को बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा. और assets और ये जो assets है इसकी टोटल अगर liability से, कैपिटल कैसे अपना ही कैपिटल है ना, बाहर का एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो बाहर वालों को पे करनी होती है, अगर ये लाइबिलिटी एसेट से कम है, मतलब एसेट्स हमारे पास ज्यादा है, तो पर्सन सॉल्वेंट है. मतलब वो अपनी लाइबिलिटीज अपने एसेट्स को बेचकर पे ऑफ कर सकता है. मतलब उसका बिजनेस कैपेबल है, उसके पास उतने इनफ एसेट्स है कि वो अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता है. अगर ये उल्टा होता, अगर एसेट्स कम होते, लाइबिलिटीज ज्यादा होती, एसेट्स बेचकर भी वो पूरी लाइबिलिटी अपनी पे नहीं कर सकता, तो ऐसे पर्सन को हम इनसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं. तो जो स्टेटमेंट में लिखा है एसेट्स इज मोर देन लाइबिलिटीज, इसका मतलब उसके पास इनफ एसेट्स है, और इनफ एसेट्स है मतलब वो सॉल्वेंट पर्सन है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एसेट्स ज्यादा है तो सॉल्वेंट पर्सन है, और लाइबिलिटीज ज्यादा है तो insolvent person है. Question 6. Cash discount does not appear in the books. हमने देखा था कि एक सेलर दो टाइप के डिस्काउंट देता है, एक ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो कैटलॉग प्राइस के ऊपर या लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और वो डिडक्ट करने के बाद जो प्राइस होती है उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होते हैं, उस प्राइस पर सेलर उसका गुड्स सेल करता है. वो डिस्काउंट बुक्स में अपीयर नहीं होता है. ये जो ट्रेड डिस्काउंट है जो कैटलॉग प्राइस पे लगता है वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि हम ये वैल्यू ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्टली, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट अगर हमने पेमेंट कर दिया झट से या स्पेसिफाइड क्रेडिट पीरियड के टाइम में, हम लोग को एक मंथ दिया था और हम लोग ने एक मंथ में पेमेंट कर दिया, तो हम लोग को कैश डिस्काउंट मिलेगा. ऐसा कुछ स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है, उसमें अगर हमने पेमेंट की तो हम लोग को कैश पेमेंट मिलेगा. वो माइनस करके जो वैल्यू रहेगी वो हमें पे करना है सेलर को. मतलब ये ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं पे करनी है, माइनस जो भी डिस्काउंट होगा सेल प्राइस के ऊपर ये हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, और रिमेनिंग अमाउंट हमको पे करनी होगी सेलर को. सो दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेल माइनस कैश डिस्काउंट. तो अगर हम सेल प्राइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो ही हमारा अकाउंट क्लियर होगा ना. तो कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक, कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता? ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक या कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक, ऐसा राइट स्टेटमेंट होता. 7th क्वेश्चन. अ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड विथ मनी और मनीज वर्थ. अकाउंटेंट करता ही क्या है? जो भी मनी और मनीज वर्थ में है, जो भी ट्रांजैक्शन हम क्वांटिफाई कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, उसको ही हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज है, बहुत बड़ा लेबर फोर्स है, या हमारे यहाँ स्ट्राइक हो गई, तो इस इवेंट को हम मनी टर्म्स में नहीं बोल सकते. स्ट्राइक हो रही है उसके वजह से कुछ आगे जाके लॉस हो सकता है, लेकिन फिर वो स्ट्राइक हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट अ मनी और मनीज वर्थ. या हमारे पास 100 एम्प्लॉयज है तो उसका कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे ना, उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग होता है. दैट इज अ ट्रांजैक्शन. सैलरी पेमेंट, वेजेस पेमेंट इज अ ट्रांजैक्शन. यही चीज हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था डिटेल में. जो ट्रांजैक्शन मनी और मनीज वर्थ में है उसी को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगेन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और इस अकाउंट्स के वजह से ही हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन कब हुआ, व्हेन, वेयर, हु, हाउ मच, व्हाट, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, कौन से गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कौन से सर्विस का ट्रांजैक्शन हुआ. तो ये सब डिटेल्स हमें अपने बुक्स में सब अकाउंटिंग करने की वजह से मिलता है.
तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 9, इन अर्लियर टाइम्स ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय ओनर्स। अब पुराने टाइम में जो वेल्दी लोग थे, क्या अपना अकाउंटिंग खुद करते थे? नहीं, वो टाइम उनके लिए ये जो एजेंट्स होते थे, क्या कहते हैं, अकाउंटेंट्स होते थे, उनको एजेंट्स बोला है बुक्स में, जो बुक्स मेंटेन करते थे, वो अपना खुद का अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे थे, किसी से करवा रहे थे। सो द आंसर इज फॉल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटीज। ऑब्वियसली अगर हमारे इनकम का, एक्सपेंसेस का, सब चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा, तो ही गवर्नमेंट को जो टैक्स लायबिलिटीज पे करनी है उसका कंप्यूटेशन, उसका कैलकुलेशन बराबर होगा। अगर हमको जीएसटी पे करना है तो अपना सप्लाई कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, ये सबके डिटेल्स होने चाहिए। इनकम टैक्स पे करना है तो अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ये कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके लिए अपना प्रॉपर इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ये सारे के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इनकम टैक्स जीएसटी में भी टीडीएस वगैरह भी डिडक्ट करना होता है, तो उसका कैलकुलेशन भी करने के लिए हमें प्रॉपर एक्सपेंस के अमाउंट की डिटेल्स रिक्वायर्ड है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बुक कीपिंग करनी होती है। इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटीज। तो अपना ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।